आज का सुविचार। वो सपने भी गजब होते हैं जो कभी सच नहीं हो सकते। कि वो सपने भी गजब होते हैं जो कभी सच नहीं हो सकते। उनसे मुलाकात भी बड़ी हसीन होती है जो कभी हमारे हो नहीं सकते। तो इस बारे में मैं क्या ही डिस्क्राइब करूं, क्योंकि कुछ बातें जुबान पर नहीं आती हैं, क्योंकि यार दिल की बातें दिमाग से समझी नहीं जाती हैं। तो आओ यार इसी वाहियात शायरी के साथ अपना आज का वाहियात लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। इसको एक लाइन में हम यह कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो देखिए, डाइजेशन के बाद जब हमारी बॉडी फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उस फूड मटेरियल से हमारी बॉडी जिस तरीके से एनर्जी बनाती है उसी तरीके को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए सबसे पहले रेस्पिरेशन के टाइप्स देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आइए सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देख लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फूड दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के दौरान हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपने ब्लड सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इसी प्रोसेस को, जिसमें कि ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसी प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ज़्यादातर एनिमल्स और ह्यूमंस एरोबिक रेस्पिरेशन ही शो करते हैं। और इसके बाद दूसरा टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका डेफिनेशन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फूड दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और फिर लोग कहेंगे मर गया माता। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उन्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वे बिना ऑक्सीजन के ही अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं। जैसे कि यीस्ट हो गया जो कि एक फंजाई है, और उसी तरह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो आइए अब इनके इक्वेशंस को भी देख लेते हैं। तो अगर बात एरोबिक रेस्पिरेशन की करें तो इसमें सबसे पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर की कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, उसका 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होता है। पायरुवेट मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हमारे बॉडी में मौजूद ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ग्लाइकोलाइसिस के बाद पड़ती है, जहाँ पर ऑक्सीजन 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, कन्वर्ट कर देता है। और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसे कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता था। तो उन्हें पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पायरुवेट के साथ रिएक्शन करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और चूँकि एनर्जी यहीं पर बनती है, यानी कि पावर यहीं पर बनती है, इसलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और टर्म यूज हुआ है जो कि है एटीपी, जिसका कि फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कि हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो आइए अब एटीपी के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ज़्यादा ग्लूकोज बना लेते थे तब वे ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते थे, ताकि बाद में जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़े तब वे प्लांट्स स्टार्च को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकें। तो उसी तरह से रेस्पिरेशन के दौरान जब एक ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बना लेता है तो वो इस एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और ज़रूरत पड़ने पर बाद में इन्हीं एटीपी मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी ले लेता है। तो आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो देखिए,
हमारे सेल्स के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिन्हें कि हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कहते हैं, और जब दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कंबाइन होते हैं तब वे बन जाते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी, क्योंकि डबल हो गए ना। और जब तीन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कंबाइन होते हैं, या फिर ये कहें कि जब एडीपी के साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन हो जाता है तब वो बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि अब ट्रिपल हो गए। और ये तो सीधी सी बात है, एडीपी 3 फॉस्फेट से बना है और वहीं पर एडीपी केवल 2 फॉस्फेट से बना है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से ज़्यादा एनर्जी होगी। और हमारे सेल्स के अंदर एटीपी ऐसे ही नहीं बन जाती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी की मदद से एटीपी फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर एटीपी में बदल जाता है, और बाद में सेल्स को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब वो इसी एटीपी को वाटर की हेल्प से तोड़कर उसे दोबारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है जो कि 30 किलो जूल पर मोल होती है, और जैसा कि हम जानते हैं केवल 4 जूल एनर्जी से हम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर तो 30,000 जूल निकल रहा है। तो सोचिए ये एनर्जी कितनी ज़्यादा होती होगी। तो इसी एनर्जी को सेल्स अपने बायोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई एटीपी की बात। आइए अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन देखते हैं। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो साइटोप्लाज्म में करते हैं। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में उस पायरुवेट का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए। और चूँकि पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है इसलिए यहाँ पर एनर्जी भी बहुत कम बनती है। तो इसका इक्वेशन बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, जो कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं कि जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते थे, वहीं पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। जैसे कि जो यीस्ट होता है वे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं और बिना ऑक्सीजन के ही अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जिसमें कि CO2 गैस के साथ इथेनॉल और एनर्जी रिलीज होती है। और यीस्ट के इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हमारे बॉडी के सेल्स भी कभी कभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। जैसे कि जब कभी हम कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं जो कि काफ़ी मेहनत का होता है, जैसे कि जब हम रनिंग करते हैं तो उस समय हमारे पैरों के मसल सेल्स में काफ़ी एनर्जी यूज होती है, जिसके कारण उन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन था आपने उसे एनर्जी बनाने में यूज़ कर लिया है। तो ऐसे में जब वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है तब वो मसल सेल्स पायरुवेट को लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर कि एनर्जी के नाम पर केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। और कई बार दौड़ने के बाद या फिर कोई पुशअप पुलअप करने के बाद आपके मसल्स में जो दर्द होता है वो इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती एक्सरसाइज कर ली थी तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, और दर्द तो एसिड की फितरत में ही होता है। बात तो सही है। तो इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 6.4 को थोड़ा समराइज़ करके पढ़ते हैं। तो देखिए, इस एक्टिविटी में आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं जिनके अंदर लाइम वाटर होना चाहिए। अब आपको उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में अपने मुंह से एयर ब्लो करनी है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक पिचकारी से हवा डालनी है। तो इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो एयर है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब का लाइम वाटर पहले मिल्की होगा? तो देखिए, जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में होता है उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उस पिचकारी में भी यही एटमॉस्फेरिक एयर भरा था जो कि बाद में टेस्ट ट्यूब में आ गया। लेकिन जो एयर हमारे मुंह या नाक से ब्रीदिंग के समय निकलता है उसके अंदर 4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो सीधी सी बात है कि जो एयर हमारे मुंह से निकला है उसमें ज़्यादा CO2 है, तो टेस्ट ट्यूब ए का लाइम वाटर तुरंत मिल्की हो जाएगा। लेकिन जो पिचकारी वाला एयर था उसमें केवल 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड था, इसलिए वो थोड़ी देर बाद मिल्की होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि हम ब्रीदिंग के दौरान जो भी एयर एक्सहेल करते हैं या फिर निकालते हैं उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 6.5। तो देखिए, इस एक्टिविटी में भी आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, जिनमें से एक टेस्ट ट्यूब में आपको शुगर सोल्यूशन लेना है जिसके अंदर की ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेना है। और इसके बाद जिस टेस्ट ट्यूब में शुगर सॉल्यूशन है उसमें आपको यीस्ट डालना है,
जो कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म है। और इसके बाद इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को एक ग्लास पाइप से जोड़ दीजिए। तो देखिए, जब यीस्ट शुगर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तब वो इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी बना लेता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब कोई यीस्ट किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी बना लेता है तो इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर यीस्ट ने जो भी CO2 बनाया था वो ग्लास पाइप से होते हुए टेस्ट ट्यूब बी में आ जाता है, जो कि टेस्ट ट्यूब बी में मौजूद लाइम वाटर के कलर को मिल्की बना देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि CO2 भी फर्मेंटेशन का एक प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर हमारे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक ख़त्म होता है और इसके बाद आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना ही पड़ता है, वैसे ही प्लांट्स भी सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं जिन्हें कि हम स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा की सहायता से ही लीव्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और गैसेस का एक्सचेंज लीव्स जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके को, यानी कि उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न का डिफिनेशन होगा, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी मंचूरियन की दुकान पर गए जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी लोग थे और तभी आपको एक और दुकान दिखा जहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो सीधी सी बात है, आप ज़्यादा भीड़ वाली दुकान पर न जाकर कम भीड़ वाली दुकान पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद रहता है, लेकिन लीव्स में तो उतना ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। लीव्स में लगातार ऑक्सीजन का यूज़ करके उससे एनर्जी बनाई जा रही होती है, इसलिए लीव्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि लीव्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन बन जाती है। और हमारे इन्वायरमेंट में तो बहुत ऑक्सीजन है, तो हमारा इन्वायरमेंट हो जाता है हायर कंसंट्रेशन रीजन। तो अब ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट से, यानी कि हायर कंसंट्रेशन रीजन से उन लीव्स के अंदर, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन रीजन में चला जाता है और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब आप ये मत सोचने लग जाइएगा कि लीव्स तो CO2 की हेल्प से खाना बनाते थे और ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। तो मैं आपको उल्टा क्यों बता रहा हूँ? तो मैं आपको यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज बनाते थे और ऑक्सीजन बाहर निकालते थे, लेकिन रेस्पिरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तोड़ते क्यों हैं? ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर प्लांट्स रेस्पिरेशन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलती है? तो देखिए, बात असल में यह है कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं। इसमें से थोड़ा सा ही ऑक्सीजन वो अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट में ही रिलीज़ कर देते हैं। कितने दयालु लोग हैं ये। और रेस्पिरेशन के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस करते समय, ये खुद ही इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जब रात होती है तब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो 24 घंटे चलता है। तो रात में ऐसा हो जाता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ करते हैं लेकिन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी यूज़ करते रहते हैं ताकि उनका रेस्पिरेशन चलता रहे और वो ज़िंदा रह सकें। तो इसीलिए आपने अक्सर ये सुना होगा कि रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर पेड़ के पास जाने का इतना ही शौक है तो दिन में जाकर बैठो किसी पेड़ के पास, रात में क्यों ही जाना है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से कि पहले तो हम ब्रीदिंग करते हैं और उसके बाद होता है रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग कुछ और नहीं बल्कि रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है। मतलब कि है तो ये पूरा एक ही प्रोसेस, लेकिन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 2 कह दिया। अब आप एग्ज़ाम में ये मत लिख दीजिएगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं, नहीं तो फिर आपके 2 नंबर कट जाएंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो आइए देखते हैं कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले एयर हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए नसल पैसेज में जाती है और हमारे नॉस्ट्रिल्स में एयर और मकस प्रेजेंट रहते हैं,
जो कि एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर जाने से बचाते हैं। और इसके बाद एयर हमारे नसल पैसेज से फेरिनेक्स में आता है और फिर फेरिनेक्स से हमारे विंड पाइप तक पहुंच जाता है, जो कि हमारे गले से शुरू होता है। और इसी विंड पाइप को हम ट्रेकिया भी कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको विंड पाइप के ऊपर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जिसे कि हम रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं। और फिर आगे चलकर यही विंड पाइप, जिसे कि हम ट्रेकिया भी कहते हैं, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे कि हम ब्रॉन्ची कहते हैं, जिसमें से कि एक ब्रॉन्ची लेफ्ट लंग में जाता है तो दूसरा वाला राइट लंग में खुलता है। और फिर लंग्स में जाने के बाद ये ब्रॉन्ची फर्दर कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें कि हम ब्रॉन्चियोलस कहते हैं। और ये ब्रॉन्चियोलस पूरे लंग में चारों तरफ फैले रहते हैं। और जब आप उन ब्रॉन्चियोलस के एंडिंग्स को देखेंगे तो आपको वहाँ पर कई बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिन्हें कि हम एल्वियोली कहते हैं। और इसी एल्वियोली के अंदर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि यहीं पर ब्लड सेल्स एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखिए, एल्वियोली के चारों तरफ बहुत सारे पतले पतले ब्लड वेसल्स मौजूद रहते हैं, जिनमें कि ब्लड फ्लो होता रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के सभी सेल्स में होता है, तो उसी तरह से हमारे ब्लड सेल्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो कि ऑक्सीजन की सहायता से होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन ख़त्म होता रहता है। और वहीं पर यानी कि उसी ब्लड सेल में रेस्पिरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी इकट्ठा होती रहती है। लेकिन जो एयर हमारे एल्वियोली में होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसे में एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं वे डिफ्यूज़न का प्रोसेस करते हुए हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन रीजन में चले जाते हैं। जैसे कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी और एल्वियोली में जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम रहती है। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल्स से हमारे एल्वियोली में आ जाता है, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन रीजन में आ जाता है। और बाद में एक्सलेशन के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और वहीं पर हमारे ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन एल्वियोली में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत थी। ऐसे में ऑक्सीजन हमारे एल्वियोली से ब्लड सेल्स में आ जाता है, जहाँ पर कि आने के बाद ये ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके उसे एनर्जी बनाने लग जाता है। और हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी हीमोग्लोबिन की सहायता से ये ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि लीव्स में क्लोरोफिल होते थे जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते थे और उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो पाता था। जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं रहता था वहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती थी, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता था। उसी तरह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद जिस भी सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ये उसे वहाँ पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो आइए जाते जाते आपको एक शेर वाली शायरी भी सुना देते हैं कि खुदा करे मेरी ज़िंदगी में तेरी मौजूदगी ही काफ़ी हो। सुबह मेरी नींद खुले तो तू मेरे पास हो और रात का खाना भी तेरे ही साथ हो। कि खुदा करे मेरी ज़िंदगी में तेरी ही मौजूदगी काफ़ी हो। सुबह मेरी नींद खुले तो तू मेरे पास हो और रात का खाना भी तेरे ही साथ हो। है रे मेरी एसिडिटी की गोलियों, खुदा करे जब भी मेरे पेट में परमाणु बने तेरी गोलियां हमेशा मेरे साथ हो। अरे भैया तुम्हें कब से क्या